हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर डायनेमिक्स बुक में एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल है। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार है। ए पार्टिकल मूव्स इन द कर्व y इज इक्वल टू a log sec x upon a in such a way in such a way in such a way that the tangent that the in such a way that the tangent to the curve rotate uniformly prove that the resultant acceleration prove that the resultant acceleration of the particle varies as the square of the radius of curvature ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है। ये एग्जाम्पल हमने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको इसको हिंदी में पहले पूरा समझाऊंगा, एनालिसिस करेंगे पहले हिंदी में इसका और फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हम हमारी क्लास के अंदर या वीडियोस में जितने भी एग्जाम्पल हम सेलेक्ट करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम सेलेक्ट करते हैं, वो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करें ठीक इसी प्रकार के सेलेक्ट करते हैं और जो बाकी एग्जाम्पल्स रहते हैं वो इन्हीं के कंसेप्ट पे बेस्ड रहते हैं, इसलिए हम उनको स्किप कर देते हैं। यदि उन एग्जाम्पल्स में भी ये आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछें, हम उनका भी आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे सॉल्यूशन। इससे पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल किए थे उनके अंदर जो कर्व की इक्वेशन थी वो आर और थीटा में थी। पहली बात तो वो कर्व की इक्वेशन किसके अंदर थी? आर और थीटा के अंदर। इस एग्जाम्पल के अंदर जो आपको कर्व दिया है, जो क्या दिया है कर्व, पहली बात तो वो दिया है किसमें? एक्स और वाई में। किसमें दिया है? एक्स और वाई में। पहला डिफरेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि जितने भी एग्जाम्पल हमने अभी तक किए हैं उनके अंदर कर्व की जो इक्वेशन रहा करती थी वो आर और थीटा में रहती थी। इस बार कर्व दिया हुआ है किसमें? एक्स और वाई में। तो लिख लो पहले एक बार, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू a log sec x अपॉन a। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सबको समझ में आता है? अब वो ऐसे कहना चाहता है कि ये जो कर्व है ना, इस कर्व के ऊपर एक पार्टिकल यानी कि एक कण, अब ये कर्व किसी भी प्रकार का बन सकता है, हमें इसकी शेप देखने की आवश्यकता नहीं है कि ये बनता कैसे है और ना ही आपको बनाना है। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखो कि ये एक प्रकार का कर्व है और उसकी इक्वेशन ऐसी है। इस कर्व के ऊपर एक पार्टिकल यानी कि एक कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और वो गति इस प्रकार कर रहा है, इन सच ए वे मतलब इस वक्र के ऊपर, इस कर्व के ऊपर एक पार्टिकल इस प्रकार गति कर रहा है कि उसकी टेंजेंट, यानी कि मान लो ये हमारा कोई प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये कोई कर्व है, इसकी इक्वेशन ये है।
इसके ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा है और मूव करते करते कहां पे पहुंच गया, पी पे। और पी पे बनाई गई जो टेंजेंट है ना वो ये मान लो एक बार के लिए, पी पर बनाई गई टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट रोटेट करती है। वो भी किस प्रकार से रोटेट कर रही है, यूनिफॉर्मली। यानी ये टेंजेंट जब मूव करती है ना तो यूनिफॉर्मली मूव करती है, यानी कि एक समान रूप से क्या करती है, गति करती है। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, शाई एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है, शाई एंगल बनाती है। लेकिन ये बोल रहा है कि जो टेंजेंट जो रोटेट कर रही है ना वो यूनिफॉर्म कर रही है, मतलब समय के साथ इसकी गति में क्या नहीं आ रहा, परिवर्तन नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू द कर्व, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, let the tangent make psi angle to the x-axis। x-axis के साथ कितना कोण बना रही है, psi। देन d psi अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कोई भी कांस्टेंट मान लिया, c मान सकते हो, k मान सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 देख लो, उसने साफ कहा है कि जो टेंजेंट आप बनाते हो ना और वो रोटेट करती है, वो तो रोटेट समय के साथ ही करेगी ना, तो वो किस प्रकार से रोटेट करती है, यूनिफॉर्मली। मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो डी शाई अपॉन डी टी मेरा कैसे आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? तो आपको मानना होगा कि इस पॉइंट पी पर जो हमने स्पर्श रेखा बनाई वो एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है, शाई कोण बना रही है। जनरली हम शाई लेते हैं इसलिए हमने शाई ले लिया, अदरवाइज आप थीटा लेना चाहो तो थीटा भी ले सकते थे, लेकिन स्पर्श रेखा का अधिकतम हम कोण कितना लेके चलते हैं, शाई लेके चलते हैं, इसलिए हमने क्या ले लिया, शाई। तो और यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है तो मैंने कितना मान लिया, डी शाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। और इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं आगे की तरफ, इसको हटा दे, इसकी कोई नीड नहीं है ना, बस ये मैंने इसलिए बनाया था कि आपको पता चल जाए कि स्पर्श रेखा किस प्रकार से कोण बनाती है। अब वो ऐसे कहना चाहता है, अब क्या प्रूफ करना है, इधर देखो, प्रूव डेट। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, अब इधर देखो सामने, प्रूव डेट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, हमें परिणामी त्वरण निकालना होगा। हमें क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना होगा, यानी कि हमें परिणामी त्वरण निकालना होगा। और वो परिणामी त्वरण आना चाहिए वेराइज, मतलब समानुपाती आना चाहिए। परिणामी त्वरण समानुपाती आना चाहिए। किसके समानुपाती आना चाहिए, स्क्वायर यानी वर्ग ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या के वर्ग के। और मैं मान लिया कि मेरी वक्रता त्रिज्या कितनी है, रो, तो वक्रता त्रिज्या के वर्ग के क्या आना चाहिए, समानुपाती। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। फिर से देख लो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एनालिसिस करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन वाले ने क्या तो गिवन है और क्या वो पूछना चाहता है। तो बुक वाले ने कहा कि मेरे पास एक कर्व है, तो ये कर्व ले लो आप, तो ये हमने क्या ले लिया, कर्व ले लिया। उसके बाद उसने कहा कि जो टेंजेंट है ना वो यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है मतलब डी शाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इक्वेशन नंबर 2, यहां तक तो बात गिवन है। फिर वो कहना चाहता है कि आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालो, यानी परिणामी त्वरण निकालो। परिणामी त्वरण समानुपाती आना चाहिए। किसके समानुपाती आना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के स्क्वायर के, यानी वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, तो रो के स्क्वायर के क्या आना चाहिए, इक्वल। अब यहां पे मेरा एक काम है, एक तो मुझे परिणामी त्वरण निकालना होगा। क्या निकालना होगा, परिणामी त्वरण। और एक मुझे निकालनी होगी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि मुझे रो निकालना होगा। और अगर ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती आ जाते हैं तब तो ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा क्या नहीं होगा, सोल्व नहीं होगा। तो कंटिन्यू करते हैं, इधर देखो सामने, इतनी बात सबको क्लियर है क्या, हटा दे इसको। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में y कितना दिया हुआ है आपको,
ए log sec x अपॉन ए। तो मैं लिख नहीं रहा कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं dy अपॉन dx मेरा कितना आएगा, dy अपॉन dx कितना आएगा, a की जगह तो ये log x का 1 अपॉन x, तो sec x अपॉन ए। sec x का कितना होगा, sec x tan x, sec x tan x, sec x tan x, और इसका कितना हो जाएगा x अपॉन ए का 1 अपॉन ए, कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए। तो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, sec x अपॉन ए कैंसिल हो गया और a से a कैंसिल हो गया, तो मेरा dy अपॉन dx कितना आ गया, मेरा dy अपॉन dx आ गया tan x अपॉन ए, और ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई 3। ये इक्वेशन नंबर मेरी बन गई 3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब ये शाई एंगल बना रही है, टेंजेंट इसके साथ कितना एंगल बना रही है, शाई एंगल। तो जो स्लोप होएगा ना, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व यानी कि ढाल या फिर प्रवणता जिसको हिंदी में बोलते हैं। और स्लोप कितना होता है, स्लोप का फॉर्मूला को जानते हैं क्या, dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan थीटा होता है, लेकिन इस बार थीटा की जगह एंगल कितना लिया है, शाई। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। इतनी बात सबको क्लियर है क्या। तो ये तो हमने dy अपॉन dx करते हुए tan शाई निकाल लिया, और ये स्लोप ऑफ द कर्व कितना आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan शाई। तो इधर का रफ कर देंगे एक बार, इस तरफ का, इस तरफ का हटा दे। अब इधर देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। जैसे ही आप 3 और 4 को कंपेयर करते हो तो dy अपॉन dx इधर भी, dy अपॉन dx इधर भी tan इधर भी tan, तो ये मेरा शाई किसके को आ जाएगा, x अपॉन a के, और यहां से मेरा x कितना आ जाएगा, a शाई। और ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरी 5, ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरी 5। यहां तक सबको क्लियर है। अब इधर मेरी एक बात सुनो, ये इतना जो भी मैंने काम किया है ना, कि इसको डिफरेंशिएट किया है फिर स्लोप लिया है, ये सारा काम मैंने x निकालने के लिए किया है। ये सारा काम मैंने क्यों किया है, x निकालने के लिए। क्यों, वी नो डेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। ये होता है मेरा परिणामी त्वरण। अब मुझे एक बात बताओ, यदि आपके पास x ही नहीं होगा तो क्या आप dx अपॉन dt निकाल सकते थे क्या, नहीं। क्या डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर निकाल सकते थे क्या, नहीं। हाँ, मेरे पास y तो जरूर था, ये रहा, तो मैं dy अपॉन dt तो निकाल सकता था, लेकिन मेरे पास x नहीं था, तो मैं dx अपॉन dt नहीं निकाल पाता। इसलिए ये जितना भी मैंने काम किया ना, ये इसलिए किया है ताकि मैं क्या निकाल पाऊं, x, और बड़ी आसानी से हमने क्या निकाल लिया, x। अब मुझे क्या निकालना होगा, dx अपॉन dt निकालना होगा, उसका फिर से अवकलन करते हुए ये निकालना होगा, dy अपॉन dt निकालना होगा, और डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या निकालना होगा, dt स्क्वायर निकालना होगा। ये फॉर्मूला आया कैसे, पहले मुझे ये बताओ, x दिशा में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वेग कितना होता है, dx अपॉन dt। x दिशा में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका त्वरण कितना होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। y दिशा में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वेग कितना होता है, dy अपॉन dt। y दिशा में कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसका त्वरण कितना होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन dt स्क्वायर। यही होता है। ये तो x दिशा में त्वरण, ये y दिशा में त्वरण। ना तो हमें x में चाहिए ना हमें y में चाहिए, हमें तो रिजल्टेंट चाहिए, और रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये कर देते हैं। ये रिजल्टेंट का आप कई बार देख चुके हैं फॉर्मूला, तो ये लो, इस प्रकार से ये फॉर्मूला आता है। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया ना। चलते हैं, अब इधर देखो, तो मुझे क्या करना होगा, dx अपॉन dt सारे मान निकालने होंगे, किस में रखने होंगे, 6 में रखने होंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, तो dx अपॉन dt कितना आएगा, a तो कांस्टेंट, तो d शाई अपॉन
डी टी। तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए। इक्वेशन 2 मैंने हटा दिया, बैक करके देखना इक्वेशन ऑफ 2 में इसकी वैल्यू कितनी थी बताना एक बार। के थी नहीं थी, के माना था ना, तो यहां पे कितना रख दें के। तो इक्वेशन नंबर 7, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 7, ये आपकी हो गई 7। अगेन लेकिन dx अपॉन डी टी नहीं चाहिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका फिर से अवकलन करोगे तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 0, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 8। तो हमने ये तो निकाल लिया, अभी हमें क्या निकालना होगा, ये भी निकालना होगा ना। चलते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। तो मुझे क्या निकालना होगा, dy अपॉन डी टी। तो पहले तो dy अपॉन डी टी निकालते हैं, dy अपॉन डी टी। तो a log x का कितना होगा, log x का कितना होगा 1 अपॉन एक्स, log x का तो 1 अपॉन एक्स। sec x का कितना होगा, sec x tan x, sec x tan x। dy अपॉन डी टी निकालना है ना हमें, तो y और dy अपॉन डी टी, a log x का कितना हो जाएगा log x sec x tan x, और y इज इक्वल टू a log sec x अपॉन, ठीक है, x इज इक्वल टू a शाई, t के रेस्पेक्ट में करना है, a शाई और t के रेस्पेक्ट में करना है ना इसका। एक मिनट रुको, एक बार रुको, इधर ध्यान से देखो, एक सेकंड रुको। dy अपॉन डी टी a log sec शाई, अब x अपॉन a, यहां पे x अपॉन a की जगह शाई रख लो, x अपॉन a की जगह शाई रखो यहां पे। एक सेकंड रुको, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, y इज इक्वल टू a log sec, और x अपॉन a हमारा किसके इक्वल है, शाई के, तो यहां पे कितना लिख देंगे शाई। अब इसका अवकलन करो किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो dy अपॉन डी टी कितना आएगा, dy अपॉन डी टी कितना आएगा, a की जगह a sec शाई, sec x का कितना होगा sec x tan x, और शाई का कितना हो जाएगा डी शाई अपॉन डी टी, डी शाई अपॉन, जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन डी टी कितना बचेगा, a tan शाई, tan शाई, और डी शाई अपॉन डी टी हमारे पास कितना है, डी शाई अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर 2 में जाके देखना है डी शाई अपॉन डी टी कितना है, के, ये आ जाएगा। अब ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 9, लेकिन हमें डी शाई डी वाई अपॉन डी टी चाहिए क्या, नहीं, हम तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए, तो इसका फिर से करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए के तो कांस्टेंट, tan एक्स का कितना होगा sec स्क्वायर एक्स, और शाई का फिर से कितना होगा डी शाई अपॉन डी टी, डी शाई अपॉन डी टी। तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इस डी शाई अपॉन डी टी की जगह फिर से कितना पुट करोगे, के पुट करोगे, और के पुट करोगे तो कितना बना देगा ए के स्क्वायर sec स्क्वायर शाई, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी 10, ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 10। और ये 8 का और 10 का मान उठा के पुट करेंगे किसके अंदर, 6 के अंदर पुट करेंगे, और 6 के अंदर पुट करने पे हमारा क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि परिणामी त्वरण। तो इसको हटा दो एक बार ना, इधर देखो सामने एक बार, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 एंड 10 इन इक्वेशन 6। तो 6 के अंदर मान रख रहे हैं, और 6 के अंदर मान रखोगे तो परिणामी त्वरण कितना निकल के आएगा, परिणामी त्वरण को रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं। परिणामी त्वरण इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करना है तो 0 का होल स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का क्या करना है, होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए के स्क्वायर सेक स्क्वायर शाई का होल स्क्वायर, ये आएगा। और ये आएगा तो थोड़ा सा स्कोर लिख लो, परिणामी त्वरण इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से ये होल स्क्वायर किससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से, तो कितना आ जाएगा ए
के स्क्वायर सेक स्क्वायर शाई, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी 11। ये इक्वेशन नंबर कितनी बन गई? 11। और एक बार के लिए इन सबको हटा देते हैं। अभी ये एग्जांपल कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बार हम फिर से देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले बुक वाले ने आपको एक कर्व की इक्वेशन दी थी जो एक्स और वाई में थी। बुक वाले ने कहा कि सबसे पहले परिणामी त्वरण निकालो। परिणामी त्वरण निकालने का फॉर्मूला होता है ये, पहली बात तो ये। तो पहले मैंने डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निकाला, वो कितना आया? 0 आया। फिर मैंने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर निकाला, वो इतना आया। और इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 11 में मेरा परिणामी त्वरण या फिर मेरा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब बुक वाला चाहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली जाए। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको ड्राइव कैसे किया जाता है, ये बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है। आप यहां पे इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें, वो आता कैसे है अगर आप ये देखना चाहते हैं तो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर पूरा टॉपिक ही चलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन आपके लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें। वी नो डेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। और वो होती कितनी है? रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर ऑफ 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये होती है आपकी वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला। यानी कि अब मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा। सारे मान किसके अंदर पुट करने होंगे? इक्वेशन नंबर 12 में। किसके अंदर पुट करने होंगे? इक्वेशन नंबर 12 में। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ए log sec x अपॉन ए। पेन दूसरा लेते हैं, मार्कर खाली हो गया ना। इधर देखो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। ए की जगह ए sec x अपॉन ए। sec x का कितना होगा? sec x tan x, ये अवकलन के फॉर्मूले तो याद है ना। और x अपॉन ए का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ए। तो a से a गया, sec a से sec a गया, तो कितना बचेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। ये बचेगा tan x अपॉन ए। ये तो इक्वेशन नंबर 13 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 13। ये तो इक्वेशन नंबर हो गई 13, लेकिन हमें डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या? एक बार देखना, प्रॉपर लिखा हुआ है। ये नीचे तक दिखाई दे रहा था क्या? ये नीचे तक दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला ऊपर ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फिर से अवकलन करोगे तो tan x का कितना होता है? sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स, लेकिन x का फिर से करोगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन ए। और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी 14। अब 13 और 14 का उठा के मान किसमें रखोगे? 12 के अंदर। तो 12 के अंदर रखते हैं। 13 और 14 का मान उठा के किसके अंदर रखते हैं? 12 में रख दो भाई। तो आपका रो का फॉर्मूला है ये, मैं ऊपर लिख देता हूं अगर नीचे फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है तो किसी को। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर ऑफ 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने नीचे, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो ना। तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? tan स्क्वायर एक्स अपॉन ए की पावर 3/2, यहां तक ठीक है, अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये। तो 1 अपॉन ए sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए। यहां तक सबको क्लियर है? रो इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए, और इसकी पावर 3/2 है। इसकी पावर कितनी है? 3/2। तो यहां पे 3 कर देंगे क्या? चलो अगली स्टेप में कर देंगे। यहां पे कितना आएगा? 3/2, और अपॉन में कितना जाएगा? 1 अपॉन ए sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए। यहां तक सबको क्लियर है? इधर हटा देते हैं।
परिणामी त्वरण कितना निकाला था वो हटा दिया गलती से, फिर से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो ध्यान से, तो रो कितना आएगा, इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो यहाँ पे 3 आएंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 तो चला जाएगा ऊपर, ए sec x अपॉन ए आएगा, ये आएगी आपकी रो, और ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी कितनी बन गई 15, यानी कि वक्रता त्रिज्या हमने निकाली वो कितनी आई, ये आई। अब इधर देखो एक बार सामने, इसको हटा देते हैं, और जो परिणामी त्वरण था ना वो एक बार मुझे देखना पड़ेगा, परिणामी त्वरण रिजल्ट आया कितना, मैंने हटा दिया, एक बार देख लेते हैं कितना आया था, परिणामी त्वरण कितना आया था, और परिणामी त्वरण हमारा निकल के आया था a k स्क्वायर sec स्क्वायर x अपॉन, ठीक। जो परिणामी त्वरण हमने निकाला था ना वो हमने ये निकाला था a k स्क्वायर sec स्क्वायर x अपॉन a, ये परिणामी त्वरण निकल के आया था हमारा, आप बैक करके देख लें वीडियो को, यही निकल के आता है। अब इधर ध्यान से देखो, बुक वाले ने पूछा क्या, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन समानुपाती होना चाहिए वक्रता त्रिज्या के वर्ग के, किसके, वक्रता त्रिज्या के वर्ग के। तो परिणामी त्वरण तो आ रहा है कितना, वक्रता त्रिज्या का वर्ग करो तो ए स्क्वायर sec स्क्वायर x अपॉन ए आएगा, नहीं आएगा, यही आएगा ना। तो वक्रता त्रिज्या का वर्ग, और ये बच गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, के स्क्वायर लगा देंगे। तो आप चेक ध्यान से चेक करके देखो, जो परिणामी त्वरण आ रहा है ना, ये परिणामी त्वरण आ रहा है, ये वैल्यू, ये इसके वर्ग के बराबर ही है, इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या sec स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, sec स्क्वायर ही आएगा ना। और बच गया ये एक के स्क्वायर, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हटाते हैं तो किसका साइन, समानुपाती का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट कितना आ जाएगा, a k स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से और इक्वेशन नंबर 15 से ये क्लियर है कि जो मेरा परिणामी त्वरण है ना, परिणामी त्वरण ये मेरा समानुपाती है किसके, वक्रता त्रिज्या के वर्ग के। मेरा परिणामी त्वरण वक्रता त्रिज्या के वर्ग के क्या है, समानुपाती। और इस प्रकार से ये एग्जाम्पल यहां पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। एक बार इस एग्जाम्पल को मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा लेंथी एग्जाम्पल है, हालांकि ये लेंथी जरूर है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया एग्जाम्पल है, और पूछा गया एग्जाम्पल है, और इसकी पॉसिबिलिटी की पेपर में आपसे भी पूछा जाए। फिर से देखो, पहले इन दूसरा कलर का पेन यूज कर लेते हैं, फिर से समझाते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि आप परिणामी त्वरण निकालो, परिणामी त्वरण निकाला हमने, ये आया परिणामी त्वरण हमने निकाला, और परिणामी त्वरण निकल के आता है कितना, ये हमारा परिणामी त्वरण निकल के आता है। उसने कहा कि वक्रता त्रिज्या निकालो, फिर हमने वक्रता त्रिज्या निकाली और वक्रता त्रिज्या निकल के आई। ये वक्रता त्रिज्या कैसे निकाली वो आप बैक जाके देख लें, फॉर्मूला याद रखना होगा वक्रता त्रिज्या का। वक्रता त्रिज्या निकाली ये, फिर बोलता है कि मेरे को ये प्रूव करके दिखाओ जो परिणामी त्वरण आता है ना वो वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तो ये sec स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा, और ये sec आ रहा है, तो वक्रता त्रिज्या का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या यहां पे sec स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। तो क्या परिणामी त्वरण वक्रता त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, नहीं है, बिल्कुल है। और इस प्रकार से ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप एक बार वीडियो को बैक करते हुए देखें, रिपीट मोड पे देखें, आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, आपको बड़ी आसानी से ये एग्जाम्पल क्या जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और साथ में हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।